CBSE AISSCE 2016-2017 कंप्यूटर साइंस का पेपर देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का। ये पहला जो पार्ट है वो है उनके लिए जिन्होंने C++ ऑप्ट किया है। जो सेक्शन बी आएगा वो आपका उनके लिए है जिन्होंने पाइथन ऑप्ट किया है। पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ C++ टोकन्स। इसमें टोकन बताने हैं, कौन से कीवर्ड है, कौन से यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। तो यहां देखें तो ये कैपिटल में F लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यूजर डिफाइंड है, ये भी यूजर डिफाइंड है वैल्यू, और ये दोनों जो है ये कीवर्ड्स हैं C++ के, डिलीट और डिफॉल्ट। तो उत्तर इस प्रकार से होगा कि यूजर डिफाइंड, ये यूजर डिफाइंड, ये दोनों आपके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड वो होते हैं जो C++ अपने आप यूज करता है और कोई यूज नहीं कर सकता। यूजर डिफाइंड वो होते हैं जो आप अपने लिए बनाते हैं और आप कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। अगला है, अनिल टाइप दी फॉलोइंग C++ कोड। उन्होंने ये C++ कोड लिखा और कंपाइलेशन में उनको एरर आई। कुछ इस तरीके से है, 4 एरर। फंक्शन strel शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी कि ये जो स्ट्रिंग लेंथ दिया हुआ है उसका प्रोटोटाइप होना चाहिए, यानी कि आपको कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड करना है। अनडिफाइंड सिंबल cout है, इसका मतलब आपने यहाँ पर cout को की आपको लाइब्रेरी फाइल जो हेडर फाइल्स है C++ की उसे कॉल करना है। यही चीज ENDL के साथ है जो कि न्यू लाइन होता है। और जो getChar है वो भी उसका भी प्रोटोटाइप होना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने पूछा टीचर से, उन्होंने कहा कि आप हेडर फाइल इसमें जोड़िए। आप हेडर फाइल कौन सी जोड़ेंगे, यानी कि अनिल साहब को कौन सी इसमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी ताकि उनका प्रोग्राम आराम से एग्जीक्यूट और कंपाइल हो जाए। ध्यान रखिए, इसके लिए इनको क्या क्या करना पड़ेगा, iostream.h, iomanip.h, string.h इसके लिए, साथ में आपका fstream, stdi.h अगर getChar कर रहे हैं तो आप। तो ये देखिए, iostream.h, iomanip.h या fstream.h, ये तीनों में से एक कर सकते हैं। सबसे बढ़िया आता है कि जो हाईएस्ट लेवल पे है वो iostream.h, ये कर लीजिए। string.h इसके लिए, stdio.h getChar के लिए। Rewrite the following C++ code after removing any or all its syntactical error with each correction underline। यानी कि आपको करेक्शन अंडरलाइन करने हैं, बताना है क्या इसमें दिक्कत है, उसे रीराइट करना है। मान लीजिए कि अज्यूम करिए कि हेडर जो फाइल है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको एरर मत गिनिए। तो cout में आया एंटर एन इंटीजर, इन में आपने n कर दिया। n है कहाँ, n तो आपने डिफाइन ही नहीं किया कहीं। उसके बाद आपने स्विच किया n जो मॉड्यूलो 2 है। अब स्विच में अगर आप स्विच देंगे तो आपको ब्रेस शुरू करना पड़ेगा और ब्रेस एंड करना पड़ेगा, राइट। अब cout 0 है, इसका मतलब आपको यहाँ पर कोलन देना पड़ेगा। cout के बाद ये केस के बाद आपको कोलन देना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले तो इंट n आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपको n डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा ये स्विच में आपको ये ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद आपको ये कोलन लगाने पड़ेंगे। तो ये 3 इसमें एरर है, इसको ठीक करिएगा। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। आप अज्यूम करिए कि हेडर फाइल इसमें इंक्लूडेड है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर आपका एक फंक्शन है जिसे हम मैक्रो भी कह सकते हैं। ये फंक्शन है और इसमें कहा है कि बिग ए बी जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यदि a ग्रेटर देन b है तो a+1 होगा, यदि a ग्रेटर देन b नहीं है तो b+2 हो जाएगा। तो आपने दिया कैर, एक यहाँ पर कैरेक्टर एरे लिया, एग्जाम उसमें डाला, एक स्ट्रिंग लेंथ निकाली, यानी कि जो एग्जाम की स्ट्रिंग लेंथ है 1 2 3 4 ये यहाँ पर आ जाएगी लेंथ में। और आप 0 से लेकर लेंथ -1 तक, यानी कि 0 से लेकर जितना भी लेंथ है वहां तक चलेंगे और i++ करेंगे और बार बार पूछेंगे कि इनमें से बिग कौन सा है, यानी wi+1। तो w में आया क्या है, w तो आपका ये देखिए आपका एग्जाम है, ये तो w है। तो w0 ये हुआ, w1 ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, है ना। तो आप देखिए w0, अब इसमें कौन सा बड़ा है ये कैसे पता चलेगा। बड़ा का मतलब ये होता है कि एग्जाम में EXAM, इसको आप ABCD से नापिए। ABCD में कौन सा बड़ा है, ABCD में कौन सा कम है। सबसे पहले A आता है, सबसे बड़ा A है, फिर E आता है, फिर M आता है, फिर X आता है। इस तरीके से आप करेंगे तो उसका उत्तर इस तरीके से होगा कि जब आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कि हमको प्रिंट क्या करना है, W करना है, लेकिन हर WI में वो आना चाहिए जो बिग हो, जो बिगर हो इनसे, जो इसमें इससे बड़ा हो। तो A+1 करेंगे, यानी कि अगर A+1 करेंगे यानी कि ये नहीं आएगा, इसके ऊपर वाला आएगा। तो पहले शुरुआत करते हैं।
इस वाले से। अब देखिए सबसे पहले आया WI यानी ये E, और उसके बाद आया X। E और X में कौन बड़ा है? X बड़ा है, X बड़ा है ना। तो अगर X बड़ा है इसमें तो आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखिए कि आप X की बात कर रहे हैं, तो X Y Z दो जोड़ेंगे, इसमें दो जोड़ना है यहाँ पर, तो यहाँ पर Z आएगा। इसी तरीके से आप अगले में जाइए, जैसे आप 0 करेंगे यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ 1 करेंगे, तो यह W1 को आपको अगले से चेक करना है। X और A में कौन सा बड़ा है? X और A में आपको ये बड़ा मिल गया तो ये लेंगे, बड़ा नहीं था तो ये लिया था, A+1। यानी कि आप क्या करेंगे कि आपके पास जैसे ये इसमें इन दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ X और A में, तो आप X में एक ऐड कर देंगे, यानी कि Y लिखेंगे यहाँ पे। ओके, इसी तरीके से आप अगले में जाएंगे। नेक्स्ट वाला है A। अब A को नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट वाले से चेक कराना है, यानी कि आपको E से X चेक करा लिया, X से A हो गया, A से M चेक कराइए जरा। A और M में कौन सा बड़ा है? A और M में A बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, A और M में ये बड़ा है तो A+1 करेंगे, तो LMNO यानी 2 B+2, इन दोनों में M बड़ा है, इन दोनों में M बड़ा है, क्योंकि ये B बड़ा है तो इसलिए B+2 लेंगे, क्योंकि ये तो गलत हो गया ना, तो यहां पर जाएंगे, सही होता तो यहां जाते, B+2 करेंगे, यानी कि LMNO O जाएगा यहां पर, राइट। और उसके बाद आखिर में, क्योंकि इसके आगे और चेक कराएंगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये M ही आ जाएगा साथ में, ये लास्ट में M इसलिए आया, आप समझ गए ना। अगर ये सही होता, मतलब ये इससे बड़ा है तो ये लेंगे, ये इससे छोटा है तो ये लेंगे, इस तरीके से Z Y O M आ गया। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ प्रोग्राम कोड। अज्यूम करना है कि हेडर फाइल इसमें इंक्लूड है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। आपने एक एरे लिया 10 12 15 17 20 30, आपने शुरू किया 0 से, मतलब यहां से और 6 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है आपके पास, तो 6 से कम तक 0 से गिनेंगे तो 6 एलिमेंट आ जाएंगे। यदि A मॉड्यूलो 2 बराबर है 0 के, यानी कि अगर जो एलिमेंट आ रहा है वो आपका मॉड्यूलो 2 में यानी 2 से डिविजिबल है, इवन है, तो आप क्या करेंगे, AI डिवाइडेड बाय 2 करके यहां लिख देंगे AI। यदि जो एलिमेंट आ रहा है वो मॉड्यूलो 3 है, यानी 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके 3 से लिख देंगे। इसी तरीके से आप अगर जो एलिमेंट आ रहा है वो 5 से डिविजिबल है, तो आप 5 से डिवाइड करके लिख देंगे, राइट। और फाइनल वैल्यू ले देंगे, हैश बीच में लगाना है, तो 10 आया साहब। 10 जैसे आया, अच्छा सबसे पहले ये चेक हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये दोनों इफ एल्स में है, यदि ये नहीं होगा तो यहां चेक होगा, लेकिन ये तो चेक होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा। ये इफ एल्स है, फिर यहां पर एल्स अगर होता तो ये पहले यहां चेक होता, फिर यहां चेक होता, यहां चेक होता। तो इसका उत्तर किस तरीके से आएगा, सबसे पहले समझिए। आपका 10 आया, ठीक। अब 10 आया यहां पर, तो 10 मॉड्यूलो 2 क्या 0 है? पहला वाला देखिए, 10 मॉड्यूलो 2 0 है, तो जी बिल्कुल 0 है। तो लेकिन अब यहां तक तो ठीक है, आपने AI को किया AI डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 जा 10 को डिवाइड करिए 2 से, तो 2 5 जा 10, ठीक है। तो इसका उत्तर जो आएगा, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 5 इस जगह पे। फिर आप यहां पर पाएंगे एल्स इफ, ये डिवाइडेड बाय तो हो नहीं रहा है, यहां तो हो नहीं रहा है एल्स, चलिए खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद ये लाइन भी तो एग्जीक्यूट होगी। अब यहां पर 5 पे आइए, 5 मॉड्यूलो 5 0 है, यस 5 से डिवाइड हो रहा है ये, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड करके लिख देंगे तो 1 आएगा। ऐसे बाकी आ जाएंगे, आप समझ गए कैसे होना है। मैं एक और ले लेता हूं ताकि आप और समझ जाए, बाकी समझ जाएंगे आप। तो 6 वाला और ले लेते हैं, मतलब कैसा आया, 12 पे गए, 12 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल सही है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 12 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आया 6, यहां तक ठीक है। अब 6 तक आ गए, अब यहां पर आइए आप इस जगह पे, क्योंकि अगर ये यहां पर हो जाता तो यहां नहीं आते, यहां पर हो जाता यहां नहीं आते, यहां अगर नहीं होता तब यहां आते, लेकिन अब यहां पर तो हो गया, तो ये इस जगह पे नहीं जाएंगे, यहां से यहां चले आइए आप। अब आपके पास 6 है, 6 क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपका उत्तर 6 ही होगा, यहां 6 आ जाएगा। मैं एक काम करता हूं, एक और बता देता हूं, 30 वाला बता देता हूं आपको कि ये 3 कैसे आया, ताकि आप बाकी समझ जाए। तो 30 आता है, 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 मॉड्यूलो 2, यस 2, मगर 2 को मैं 30 से डिवाइड करूं तो ये जाता है, मेरा जो मॉड्यूलो मतलब जो इसका रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ये तो 215 हो गया। अब हम यहां पर 15 है तो इसमें तो चले नहीं जाएंगे,
अब हम यहाँ चले आएंगे 15 मॉड्यूलो 5, 15 मॉड्यूलो 5 मतलब 50 मॉड्यूलो 5, 5 को 15 से डिवाइड करिए, कितना आता है? 3 आता है, और इसका मॉड्यूलो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपको 15 को 5 से डिवाइड करना है और फिर यहाँ वैल्यू लिखनी है और यहाँ प्रिंट कराना है, यानी कि 3 आएगा। आप समझ गए कि कैसे आया? बाकी अब जरूर कोशिश करिएगा 1, 17 और 2 की। इस C++ कोड के देखिए और जो आउटपुट है इन ऑप्शन से 1 से 5 तक बताइए, 1 से 4 तक। मैक्सिमम वैल्यू बताइए जो असाइन किया जा सकता है R और C को। ये मान लीजिए कि हेडर फाइल इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है और जो फंक्शन है रैंडम n ये जनरेट करता है इंटीजर 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक। तो इसमें क्या हो रहा है? ये रैंडमाइज है, इसमें R है रैंडम, तो 0 से लेकर n-1 तक, यानी 0 से लेकर आपके 2 तक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा C 0 से लेकर 4-1 यानी कि 3 तक। एक मैट्रिक्स दी आपने 3x3 की, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। आपने क्या किया, i को 0 से लेकर i को r तक चलाया, मतलब रो के हिसाब से चलाया। फिर अंदर आए, एक और आपने रो चलाया कॉलम तक और उसको मैट्रिक्स को शो किया। तो क्या होगा इसमें? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। कौन सा आ सकता है? रैंडम फंक्शन है ये। रैंडम फंक्शन में ये जो है, ये रो जो है वो जा रही है 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, यानी कि 1 रो भी हो सकती है, 2 रो भी हो सकती है और 3 रो भी हो सकती है। ठीक, उसके बाद हम ये कॉलम पे आते हैं। कॉलम जो है 0 से लेकर 3 तक, मतलब 4-1 है ना, 0 से लेकर 3 तक। तो इसका 0 से 3 का मतलब क्या है कि एक भी रो नहीं, एक भी कॉलम नहीं हो सकता है 0, एक कॉलम हो सकता है, 2 कॉलम हो सकता है और 3 कॉलम हो सकता है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो हमको ये बताना है कि इस कोड में क्या रिजल्ट आने वाला है, कौन कौन से रिजल्ट आएंगे, इसको एक एक करके देखते हैं। आप देखें मैक्सिमम वैल्यूज जो असाइन कर सकते हैं R और C को। जैसे मैंने बताया आपको, ये आपका 3 है तो 3 - 2, 3 - 1 n-1 तक जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आप 2 असाइन कर सकते हैं और इसको 3 कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया 0 से n-1, अगर आप 3 यहाँ डालेंगे तो आपको 2 आएगा, यहाँ 3 डालेंगे तो आपको 4 डालेंगे तो 3 आएगा। यहाँ तक सही हो गया। अब ये और ये हमको सवाल जो पूछा गया है कि आपको पॉसिबल आउटपुट होना चाहिए। तो पॉसिबल आउटपुट ये है कि ये दोनों ही आ पा रहे, मतलब 2 रो और 2 कॉलम, ये भी पॉसिबिलिटी है 2 रो 2 कॉलम की, और इनकी पॉसिबिलिटी देखनी है आपने कॉम्बिनेशन की। और तीसरा अगर आप देखें, ये दूसरा देखें तो 2 रो 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम भी है हमारे पास। क्या हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम की पॉसिबिलिटी है? क्या हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू की? क्या हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम की पॉसिबिलिटी? क्योंकि मैक्सिमम तो 2 ही रो दे पा रहे हैं, तो ये इसको खत्म कर दीजिए, तो ये 1 और 2 तक चलेगा बस। तो इसीलिए ये दोनों हम हटा देंगे, ये और ये हमारे आउटपुट हो सकते हैं। ये जो है ना, इसको हटा दीजिएगा जो मैंने बताया था। ऐसे इसके कॉम्बिनेशन देखने हैं आपको। डिफरेंशिएट करना है प्राइवेट और पब्लिक मेंबर में जो क्लास के हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट या उसके कॉन्टेक्स्ट में। आपको सूटेबल एग्जांपल भी देना है ताकि आप एक्सेसिबिलिटी और नॉन एक्सेसिबिलिटी बता सके क्लास और ऑब्जेक्ट को लेके C++। तो इसमें क्या करेंगे? प्राइवेट का मतलब, पब्लिक का मतलब। प्राइवेट का मतलब होता है इम्प्लिसिटली विजिबल मोड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे इसको, बल्कि बाहर का कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। केवल जो उस क्लास के अंदर फंक्शन बने वो एक्सेस कर सकते हैं इसको। पब्लिक का मतलब ये है एक्सेस, कोई भी ऑब्जेक्ट इसे एक्सेस कर सकता है, और ये एक्सप्लिसिट विजिबिलिटी मोड है इसकी, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। और उसके बाद आपको एग्जांपल देना है। देखिए आप यहां पर आपने एक क्लास ए बनाई, इसके अंदर इंट एक्स दे दिया, ये आपका प्राइवेट मेंबर हो गया। C++ में अगर आपने कोई यहां पर एक्सेस स्पेसिफाई नहीं दिया है, जैसे पब्लिक दिया हुआ है, तो अपने आप वो प्राइवेट हो जाएगा। पब्लिक यहां पर दीजिए, पब्लिक में मतलब ये पब्लिक जो फंक्शन होगा पब्लिक हो गया। अब आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए यहां पर मेन में, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट से एक्स को कॉल करेंगे ये नॉट एक्सेसिबल हो जाएगा, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट से आप इसको कॉल करें बिल्कुल एक्सेसिबल होगा। ऐसे बताना है आपको। ये C++ का कोड देखिए और 1 से लेकर 3 तक आप 1 से लेकर 2 तक आपको सवाल के जवाब देने हैं। आप मान लीजिए कि इसमें नेसेसरी फाइल्स इंक्लूडेड है। तो विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द मेंबर फंक्शन 1। एक फंक्शन 1 भी देखते हैं और साथ में मेंबर फंक्शन 2 टुगेदर इन द क्लास एग्जाम।
इसमें कौन से फंक्शन है आपके? एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। देखिए ये जो फंक्शन है ये दोनों के नाम सेम है, लेकिन जिस दोनों के नाम सेम है काम अलग अलग है। अगर कोई भी अगर आप इनपुट नहीं देंगे जब इसके अंदर यूज करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, जब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ये वाला कॉल होगा। तो ये क्या बता रहा है आपको? पॉलीमॉर्फिज्म। ये तो आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म, या ऐसा कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। कैसे कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे कर रहे हैं? ये देखिए आप यहां पर इसी फंक्शन में इसी का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग आप लिख सकते हैं। दूसरे में आइए, राइट स्टेटमेंट 1 and 2 टू एग्जीक्यूट मेंबर फंक्शन 1 एंड मेंबर फंक्शन 2 रिस्पेक्टिवली। आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिखना है ताकि आप इसको कॉल कर सके, इसको कॉल कर सके। तो पहले तो हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है इनका नाम और इसका नाम बिल्कुल सेम है, क्लास का और इनका नाम सब सेम है। तो ये है क्या? यह है तो कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाइए E1 का और फिर एग्जाम देके E1 को E2 में पास कर दीजिए, या आपको इसको बराबर कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट 1 हो गया, एक स्टेटमेंट 2 हो गया। ये इसको स्टेटमेंट 1 सीधा E1 कॉल हो जाएगा। क्यों? जैसे मैंने बताया वो कंस्ट्रक्टर है, आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस ऑब्जेक्ट बनाइए अपने आप कॉल हो जाएगा। और ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। E2 लिखिए, E1 लिखिए, E1 की चीजें E2 में कॉपी हो जाएगी। ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, बस आपको इतना लिखना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ क्लास रिंग इन C++ विद फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। एक क्लास रिंग बनाना है और डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से, प्राइवेट मेंबर ये होने चाहिए, पब्लिक मेंबर ये होना चाहिए। तो इसमें डेटा मेंबर आप ये सब देंगे, तो इसको बना के दिखा देते हैं। क्लास होगी रिंग, जिसमें पहला मेंबर है रिंग नंबर, इंटीजर है। दूसरा आपका फ्लोट है जो रेडियस है। तीसरा आपका फ्लोट है जो भी रेडियस है। चौथा आपका फंक्शन है एरिया, इसके अंदर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, मेंबर असाइंड टू कैलकुलेट, एंड एरिया होगा 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। तो इसके अंदर एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर, रेडियस इंटू रेडियस कर दिया। अब आइए आप इसमें पब्लिक मेंबर्स में, पब्लिक मेंबर में पब्लिक आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, प्राइवेट के लिए करना नहीं पड़ता। पब्लिक में दो फंक्शन है, गेट एरिया, शो एरिया। गेट एरिया क्या कर रहा है, ये रिंग नंबर और रेडियस ले रहा है यूजर से और कैलकुलेट एरिया कर दे रहा है रिंग। और दूसरा क्या है आपका, अगर आपने इस तरीके से बनाया वॉइड रिंग डबल कोलन गेट एरिया, इसी तरीके से आप यहां पर दूसरा बनाएंगे वॉइड रिंग डबल कोलन में शो एरिया। शो एरिया क्या कर रहा है, रेडियस और एरिया को शो कर दे रहा है। ये आपको बन जाएगा। 1 से 4 तक इस के हिसाब से बताइए, आपके सामने है कोड। क्लास 1 है, इसमें A1 है, A1 बताया आपने, प्रोटेक्टेड मेंबर बताया A2, और ये प्राइवेट हो गया A1, ये प्रोटेक्टेड हो गया। पब्लिक आपने एक फंक्शन दिया, और बल्कि 3 फंक्शन है इसमें। वन ये क्या है, ये तो कंस्ट्रक्टर है क्योंकि यही नाम सेम नाम है। गेट 1 एक फंक्शन हो गया, शो 1 एक फंक्शन हो गया। आपने क्या किया, क्लास 2 बनाई और प्राइवेटली इसको इनहेरिट कर लिया, इससे अपने आप 2 को इनहेरिट करिए प्राइवेटली, और यहां पर आपने इस 2 से इसको पब्लिकली इनहेरिट कर लिया। तो अब क्या किया आपने, इसमें अपना मेंबर लिखा इंट B1, प्रोटेक्टेड आपने लिखा फ्लोट B2, पब्लिक आपने लिखा 2, और फिर वॉइड गेट 2 और शो। क्लास 3 में आप आए, पब्लिक यहां पर आपने 2 लिखा कि अब इससे आपने इनहेरिट कर लिया, एक यहां पर प्राइवेट दिया, ये आपके पब्लिक हो गए। तो इसमें देखिए ये सब, ये जो है ना, ये इसका 2 इसका कंस्ट्रक्टर हुआ, 3 इसका कंस्ट्रक्टर हुआ। अब वॉइड मेन किया आपने 3t, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब आपको कुछ चीजों का उत्तर देना है। देखिए, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आउट ऑफ फॉलोइंग इज इलस्ट्रेटेड इन द अबव एग्जांपल, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल या मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप देखें, इसको मल्टी लेवल कहेंगे क्योंकि इन्होंने इनको इनहेरिट किया, फिर इसको इन्होंने इनहेरिट किया, तो लेवल वाइज इनहेरिटेंस हो रहा है। पहला उत्तर मिल गया आपको। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द मेंबर फंक्शन विच आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय ऑब्जेक्ट T ऑफ क्लास 3 एज डिक्लेयर्ड इन मेन। इससे कौन कौन एक्सेस हो पाएगा, जरा इसके बारे में बताइए। ध्यान रखें कि ये प्राइवेटली इसने इनहेरिट किया है, तो इसके कौन से मेंबर इनहेरिट होने चाहिए। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है गेट 3 शो क्लास 3 का, क्लास 3 का तो मिल ही जाएगा उसको, और गेट 2 और शो क्लास 2 का, राइट। गेट 3 और शो तो इनका मिल ही जाएगा इनको।
साथ में गेट टू और शो जो इसके पब्लिक मेंबर है, इसके प्राइवेटर नहीं आ पाएंगे, राइट। ये इसका उत्तर होगा। राइट स्टेटमेंट 2 टू कॉल फंक्शन शो ऑफ क्लास 2 फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टी ऑफ क्लास 3। तो इसके लिए हम सीधा लिख देंगे t.2 जो हमने बनाया है, ये ऑब्जेक्ट बनाया था, .2 और डबल कोलन करके शो कर देंगे, क्योंकि हमको स्टेटमेंट ऐसा लिखना है कि हमको क्लास 2 का शो कॉल करना है, और किससे, जो क्लास 3 का ऑब्जेक्ट है। तो t.2 करके डबल कोलन करके शो करेंगे तो 3 ये 2 वाले का कॉल कर लेगा। What will be the order of execution of constructor when the object t of class 3 is declared inside में? तो उसका वो क्या होगा, सबसे पहले 1 चलेगा, फिर 2, फिर 3। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सब ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हमेशा कंस्ट्रक्टर का, जब ऑब्जेक्ट टी बनाते हैं आप, तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से होता है। राइट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन रिवर्स इन C++ which should reverse the entire content of array। ये आपके पास है, विदाउट यूजिंग एनी अदर एरे। आपको एरे दूसरा यूज नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना, 13 इधर आ जाए, 10 इधर आ जाए, 5 ऐसे आ जाए, ऐसे उल्टा कर देना। ध्यान रखिएगा, फंक्शन केवल रीअरेंज करेगा कंटेंट को, कोई कॉपी नहीं करेगा रिवर्स कंटेंट को किसी और एरे में, और फंक्शन डिस्प्ले नहीं कर रहा है कंटेंट। तो इसका तरीका क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। आप रिवर्स फंक्शन लिखेंगे, इसमें इस एरे को भेज देंगे, ये वाला जो भी एरे होगा उसमें n बताएंगे। आप क्या करेंगे, आप 0 से लेकर in/2 तक चलेंगे, और फिर एक एक करके यहाँ, मतलब आप यहाँ तक आएंगे, और आप एक एक करके इसको स्वैप करेंगे। यानी कि आपने क्या किया, ये मेंबर लिया और ये मेंबर लिया, इन दोनों को स्वैप कर दिया, ये दोनों लिया, इन दोनों को स्वैप कर दिया, बीच में आ गया आप, तो करने के इसीलिए n/2 तक गया है। तो आपने क्या स्वैपिंग की, ये तरीका है इसका। आपने क्या किया, इस एक टेम्पररी में स्वैप करने का मतलब क्या होता है, ए और बी है, मुझे ये दोनों वैल्यू स्वैप करनी है, तो मैं एक टेम्पररी वेरिएबल लूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, इस ए को टी में डालूंगा, ए वैल्यू को, फिर टी वाली को इस बी को ए में डाल दूंगा, और फाइनली जो टी में आया वो बी में डाल दूंगा। स्वैप हो गया ना, यही काम यहाँ पर किया हुआ है। ध्यान रखिए कि ये n-i-1 है, यानी कि आप यहाँ की वैल्यू, अगर आप ये नहीं लेंगे तो ये n-i-1 का मतलब है कि पहले में तो आप ये वाला ले रहे हैं, दूसरे में आप ये वाला ले रहे हैं। जब आप इसको, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये वाला और ये वाला हो जाएगा, ऐसे कर रहे हैं। राइट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एड मिड रो इन मैट। ये एक आपका फंक्शन है, मैट्रिक्स है, इसमें एक रो और कॉलम है C++ में, जो सब निकालेगा मिडिल रो का एलिमेंट का, जो मैट्रिक्स मैट है। आपको ये ज्यूम करना है कि C रिप्रेजेंट करता है कॉलम, R रिप्रेजेंट करता है रो को, जो आपका ऑड इंटीजर है। जैसे आपके पास अगर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में रो 3 है तो ये 3 रो होंगे, कॉलम है तो ये 5 कॉलम होंगे। और फंक्शन क्या करना चाहिए, इसका सम कैलकुलेट करेगा, और ये इस तरीके से सम ऑफ मिडिल रो, जैसे ये मिडिल रो है, इसका सम 2 + 1 + 3 + 4 + 5 15 ऐसे शो करना चाहिए। आपको इसका डेफिनेशन लिखना है। तो कैसे होगा ये, आप ये तो आपको मिल गया। आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे 0, फिर आप कॉलम तक चलेंगे, 0 से लेकर कॉलम तक चलेंगे J++, और आप क्या करेंगे, मिड रो में क्या लेंगे, जो मैट्रिक्स है उसका R/2, मतलब इस जो भी होगी R हमें पता नहीं है, इसका मिड लेंगे, और J वैल्यू मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके एक एक करके, क्योंकि फॉर का लूप है तो ये मिड पे आ गए आप, और एक एक वैल्यू J कैसे बढ़ रही है 0, क्योंकि कॉलम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम, यहाँ रो ले ही नहीं रहे, हमने सीधा मैट R/2 करके सीधा कह दिया कि मिडिल रो चाहिए हमें, और J बढ़ा रहे हैं हम 0 1 ऐसे करके कॉलम तक। तो पहले यहाँ वाली वैल्यू ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, और हमने इन सबको ऐड कर दिया, mdir = दिस। तो हर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, mIDR में आ जाएगी, उसको आप शो कर देंगे, या आप अपने हिसाब से कोई कोड लिख सकते हैं इसी तरीके का। ये T2530 ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, जो स्टोर्ड है मेमोरी में अलॉन्ग विथ रो विथ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट ऑक्यूपाइंग 2 बाइट है। आपको एड्रेस निकालना है एलिमेंट T1015 का। यदि जो T510 है वो स्टोर्ड है 25,000 में। तो ये 2 डायमेंशनल एरे है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 डायमेंशनल एरे भी सिंगल एरे की तरह ही स्टोर होता है। तो कैसे करेंगे इसको, देखें, सबसे पहले जो लोकेशन Tij है
वो उसका फॉर्मूला हमने किताब में भी पढ़ा है। बेस टी है W इंटू एन सी इंटू आई प्लस जे। अभी बताता हूँ आपको ये क्या है, ये एन सी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है बेसिकली। तो अगर आप 5 और 10 लेंगे तो आप सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 और 10 क्या है, 5 और 10 तो आपको दिया ही हुआ है। तो बेस टी प्लस 2 इंटू या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके 30, ये 30 हो गए, इंटू आई आपके पास 5 है और इंटू जे ये 10 है, इसका वैल्यू ले रहे हैं। तो ये योग किल मिला के कितना मिला 25,000। इसकी स्टार्टिंग का जो एड्रेस है 25,000, वो आपने दे दिया बेस टी प्लस 2 इंटू दिस। ये जो वैल्यू आई उसको जरा इधर ले जाइए, बेस टी निकाल लेंगे। बेस टी कितना है 24680, ये बेस टी आपका आ गया। अब इस पे आइए, इसमें भी सेम चीज करिए। इसके लिए बेस ये हो जाएगा ना, तो 248680 यहाँ डालिए। बाकी आपको वही चीज करनी है, 2 जो विड्थ है, विड्थ यहाँ 2 था, विड्थ मतलब 2, जो इसका वेट है 2 बाइट है, 4 बाइट होता तो 4 लिखते। W 2 बाइट लिखा, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 30 है देख लीजिए, इंटू 10, यानी कि आप ये वाली वैल्यू लेंगे 10 प्लस 15 ये वाली वैल्यू लेंगे जो यहाँ पर दिया गया उसी तरीके से, और क्या आएगी 25310, ऐसे निकलता है। या और भी तरीका है, इसमें भी यही आएगा, अगर आपने बुक में देखा होगा तो यही तरीका है। आपको डेफिनेशन लिखना है मेंबर फंक्शन ऐड मेम का। एक क्लास है क्यू C++ में, ताकि हम ऐड कर सके मेंबर को डायनेमिकली एलोकेटेड क्यू में मेंबर के, ये कंसीडर करके कि जो कोड है वो ऑलरेडी एक पार्ट है किसी प्रोग्राम का। तो ये स्ट्रक्ट है मेंबर, और ये MNO है, नेम है, मेंबर नेक्स्ट है, क्लास है इसमें क्यू, रियर है, फ्रंट है, पब्लिक दिया हुआ है। क्यू में आपने नल और फ्रंट, नल से शुरू करते हैं हमेशा, जब भी कुछ भी नहीं होता है तो ये नल को पॉइंट करते हैं। अब इसमें आपको ऐड मेंबर ADDMEM ये वाला फंक्शन इसमें मेंबर जोड़ना है। एक रिमूव मेम भी है, फिर आपने यहाँ डिस्ट्रक्टर दे दिया, ये कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, ये रियर और फ्रंट इसको पॉइंट कर रहे हैं, या पॉइंटर है। आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं, जो मेंबर का नाम है, मेंबर का नंबर है, और ये जो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा इस तरीके से। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये क्यू है, इसमें आप डबल कोलन करके ऐड मेम करेंगे, क्योंकि ऐड मेंबर करना है। तो मेंबर जो स्टार टी है, यानी कि जो पॉइंटर है, इसको सबसे पहले एक नया मेंबर बनाइए। नया मेंबर बना दिया टी में, और आप सीन मतलब जो मेंबर है वो यूजर से लीजिए कि भाई आप अपना मेंबर का नंबर दीजिए और नेम दे दीजिए। अब जो टी का नेक्स्ट है वो अभी नल है। अगर ये रियर नल है, रियर नल होगा तभी तो आप इसमें जोड़ेंगे। तो अगर रियर नल है तो रियर को टी दे दीजिए, फ्रंट को टी दे दीजिए। अगर रियर नल है, खाली है, फिर से मैं बताता हूँ, अगर ये फ्रंट है, अगर इसमें ऐड करना है तो रियर अगर आपके पास नल है तो आप रियर में क्या डालेंगे टी, और फ्रंट भी टी। ये नहीं तो, अगर ये नहीं है तो अब रियर के, ये जो रियर है इसके नेक्स्ट में टी डालेंगे। ये अगर नल है तो यही डाल, तो टी ये यही दोनों को पॉइंट करने लगेगा। अगर ये यहाँ पर इसके बाद, मतलब अगर इसमें ये नल नहीं है, इसका मतलब इसके बाद हम डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, रियर के नेक्स्ट में टी डाल दिया और रियर को टी कर दिया। अब नेक्स्ट ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो इस तरीके से ये ऐड मेंबर होगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू इट्स इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन शोइंग दैट द स्टैक कंटेंट्स ऑफ ईच स्टेप ऑफ कन्वर्जन। तो हमको इनफिक्स को आपके पोस्टफिक्स में करना है। तो देखिए एक एक करके, जैसी पी आएगा आप पोस्टफिक्स जो स्टैक होगा उसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, पोस्टफिक्स पी बना। जैसे प्लस आएगा स्टैक में रख देंगे, क्यू आएगा आप यहाँ पर पोस्टफिक्स वाले में इस पी के साथ जोड़ देंगे। अभी तक प्लस ही है। उसके बाद आपका जैसे ये माइनस आया आपका, जैसे ये देखिए यार ध्यान रखिएगा, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कर रहे हैं, या आप ये भी ले सकते हैं। चलिए इसको इस तरीके से लेते हैं, ब्रैकेट वाला देखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें, वो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो हमने जैसे ब्रैकेट आया ये वाला, ये हम इसको पहले इस तरीके से प्रॉपर ब्रैकेट में लिखेंगे, ये पूरा प्रॉपर ब्रैकेट में आएगा। जैसे ब्रैकेट आया ब्रैकेट स्टैक में डाल दीजिए, फिर पी आया पी को पोस्टफिक्स में डाल दीजिए, फिर आपके पास प्लस आया इसको स्टैक में डाल दीजिए, फिर आपके पास ब्रैकेट आया फिर ब्रैकेट इसमें डाल दीजिए, फिर क्यू आया क्यू को स्टैक में डाल दीजिए। अब आपके पास माइनस आ गया, आपके पास माइनस आया, कुछ नहीं करेंगे, माइनस जैसे आया, क्योंकि जब तक राउंड ब्रैकेट खत्म नहीं होगा तब तक जोड़ते रहेंगे। आर आया इसको स्टैक में डाल दीजिए। अब राउंड ब्रैकेट आ गया, जैसे ही राउंड ब्रैकेट आया आपने क्या किया, राउंड ब्रैकेट यहाँ आते ही इस माइनस को निकाल दिया, इसके सामने जोड़ दिया, इन दोनों को हटा दिया, पॉप कर दिया मतलब। फिर उसके बाद स्टार आया, स्टार को जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन का एस आया आपने एस यहाँ जोड़ दिया, फिर डिवाइड आया यहाँ पर डिवाइड जोड़ दिया, टी आया आपने यहाँ पर टी जोड़ दिया, राइट।
लेकिन इसके बाद अभी रुकिए, यहाँ पर आपके पास जैसे ही इस जगह पे, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर ये एक और ब्रैकेट लगाई है P, इसका भी तो कुछ हो रहा है, ये भी तो कुछ हो रहा है, यहाँ की ब्रैकेट हमको लेना पड़ेगा। जैसे ही S के बाद ब्रैकेट आएगा, इसके बाद ब्रैकेट आने वाला है, देखिए यहाँ पर एक छूट गया है, इसके बाद एक ब्रैकेट आएगा। जैसे ही ब्रैकेट आएगा आप ये स्टार को निकालेंगे, इसके बाद ये जोड़ देंगे। फिर उसके बाद अब आप जब डिवीजन आएगा डिवीजन रख देंगे, और उसके बाद फिर आपके पास T आएगा तो T यहाँ जोड़ देंगे। अब राउंड ब्रैकेट आ गया, जैसे ही राउंड ब्रैकेट आएंगे जो डिवाइड, और पहले डिवाइड यहाँ पर जोड़ देंगे फिर प्लस यहाँ जोड़ देंगे, ऐसे करते हैं। Aditi has used a text reading software to type some text. After saving the article as this, she realized that she has wrongly typed alphabet J in place of I everywhere in the article. आपको एक फंक्शन डेफिनेशन लिखना है J to I C++ में, जो करेक्टेड वर्जन पूरे इसका word.txt का, जिसमें J जो है वो I की जगह होगी। अज्यूम करिए कि word.txt में कोई भी J अल्फ़ाबेट नहीं है उसके अलावा। जैसे एग्जांपल ऐसे होगा, अदिति ने अगर ऐसे स्टोर किया है words.txt, तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे गलती से इन्होंने यहाँ I की जगह J कर दिया है। जब भी ये फंक्शन काम करेगा, इस J को I बनना है, इस J को I बनना है, कहीं और देखिए इस J को I बनना है, बाकी मान लीजिए और कोई J नहीं है। तो कैसे करेंगे? ज्योति में जाएंगे, कैरेक्टर शुरू करेंगे, इस फंक्शन को लिखेंगे ch, IF स्ट्रीम में ये word.txt को आप ले लेंगे। अब f.getch मतलब उस पूरे f से एक एक करके कैरेक्टर उठाएंगे। यदि वो कैरेक्टर J है तो उस कैरेक्टर को I कर देंगे, ओके, और उसको ch प्रिंट कर देंगे क्योंकि वो प्रिंट होना है, फिर क्लोज कर देंगे। बस इतना ही करना है। ये एक और भी तरीका है, इसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एक फंक्शन लिखना है, एक डेफिनेशन लिखनी है इस फंक्शन की countDEPT C++ में, ताकि हम रीड कर सके हर एक ऑब्जेक्ट बाइनरी फाइल teachers.dat का। फिर आपको ढूंढना भी है, डिस्प्ले भी करना है पूरे नंबर टीचर के जो मैथ्स डिपार्टमेंट में है। ये आपको अज्यूम करना है कि जो फाइल teachers.dat है ये क्रिएट की गई है जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो क्लास है टीचर उसके ऑब्जेक्ट से, जिसको हमने इस तरीके से क्वेश्चन में बताया गया है। क्लास है टीचर्स, इसमें टीचर की एक आईडी है, उसका करेक्ट डिपार्टमेंट है। आपने यहाँ पर गेट फंक्शन लिखा है, शो फंक्शन लिखा है। गेट में आप यहाँ पर यूज़र से गेटएस करते हैं डिपार्टमेंट, और TID एंटर करते हैं क्योंकि इंटीजर है। इस तरीके से शो करा देते हैं इन दोनों को। और एक यहाँ पर आपने RDEPT एक लिखा है जिसमें ये डिपार्टमेंट रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक काउंट डिपार्टमेंट करके करेंगे, एक IF स्ट्रीम से F खोलेंगे, फिर हम इसको ये मतलब एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस फाइल से ओपन करेंगे इस teachers.dat को, क्योंकि dat जो होती है वो बाइनरी फाइल होती है। या इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाइनरी फाइल होती है इसलिए IOS डबल : बाइनरी करेंगे। काउंट 0 लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वो काउंट करने हैं। फिर टीचर्स का एक ऑब्जेक्ट, टीचर्स क्योंकि ये क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, वाइल, ये रीड करेगा कैर ऑब्जेक्ट को, OBJ को, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमको करना पड़ता है, रीड का आपका ये सिंटेक्स है। यदि अब हम स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे, जैसी स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे इस ऑब्जेक्ट का जो R डिपार्टमेंट है अगर वो मैच से मैच कर जाए, अगर वो 0 है तो आप काउंट को बढ़ा देंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये काउंट जहाँ जहाँ मैच मिलेगा उसको काउंट करता रहेगा, और उसके बाद लास्ट में आपको एक काउंट दिखा देगा, उसके बाद क्लोज कर देंगे। आउटपुट बताना है C++ कोड का, ये कंसीडर करके कि जो बाइनरी फाइल है book.dat ये एग्जिस्ट करती है हार्ड डिस्क में, जिसमें जो डेटा है 200 बुक का है। तो क्लास बुक, ये बुक की आईडी है, बुक का नाम है, ये फंक्शन है एंटर, और ये डिस्प्ले का। मेन में आपने क्या किया, एक एफस्ट्रीम इनफाइल मतलब एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, इस इनफाइल से ओपन किया इस book.dat को, क्योंकि ये बाइनरी में है और बाइनरी देना पड़ेगा। फिर बुक का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर आप सीक किया, आपने उस जगह पे गए 5 into size of b, उस जगह पे गए, फिर रीड किया कैरेक्टर को, और जो भी इस साइज का उसको रीड कर लिया, और उसके बाद आपने सी आउट कर दिया बुक नंबर, या आपने इन फाइल का टेल जी बता दिया, साइज ऑफ बी और 1। इसी तरीके से आप सीख जी गए स्टार्टिंग में, और उसके बाद मतलब यहाँ पर आप iOS एंड पे चले गए। उसके बाद आपने फिर टेल जी किया, साइज ऑफ बी, और यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो आपने यहाँ बताया बुक दिस ऑफ दिस, तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें क्या वैल्यू है? ध्यान रखिए हार्ड डिस्क में 200 बुक्स है, आपको ये बताना है कि ये यहाँ पर क्या आने वाला है। बुक नंबर दिस ऑफ दिस, इसका उत्तर है
बुक नंबर 7 ऑफ 200 क्योंकि हम ये एंड पे यहाँ पर क्या किया, हम एंड पे पहुंचे, iOS एंड पे हमने बताया कितने हैं 200, और यहाँ पर हम जब पहुंचे तो हमने क्या किया, सीक यहाँ पर किया फाइंड टू साइज ऑफ बुक, जो भी बुक का साइज होगा, मतलब जो साइज ऑफ आपको देगा जितनी भी बाइट होगी। आपने बताया कि जिस पोजीशन पे आप पहुंचे इस जगह पे, और इस जगह पे जब आपने इसकी वैल्यू निकाली, इस जगह पे बताइए क्या वैल्यू है। तो ये कोड आपको बोल रहा है कि आप इस तरीके से 7th वैल्यू निकालेंगे। अब ये 7th कैसे आया, ये 7 इस तरीके से आया कि आप जब यहाँ सीक जी कर रहे हैं तो 5वें पोजीशन पे तो आप ऐसे ही पहुंच गए, राइट। यानी कि आप जब 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ जो चीजें शुरू होती है 0 से, यानी कि अगर इस तरीके से करिए तो 5वें पोजीशन पे यानी कि 6 पोजीशन पे आप ऐसे पहुंच गए, 0 1 2 3 4 5 के बाद आप जो पोजीशन पहुंच गए सीक जी, यानी कि आप इस जगह पे तो पहले ही पहुंच गए। उसके बाद आपने +1 कर दिया, यानी 7th पोजीशन पे पहुंच गए। तो 7 वाली चीज दिखाई देगी यहाँ पर 200, ये 7 आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपके सवाल हुए C++ के उन लोगों के लिए जिन्होंने C++ ऑप्ट किया था, 2016-17 का पेपर है।